नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूपी। मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी बरेली मंडलायुक्त भूपेंद्र चौधरी जी को। सर, जितना मैं आपको जानती हूँ, आप बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन हैं। बावजूद इसके ऐसा क्या हो गया कि आपको समीक्षा बैठक में अधिकारियों पर चिल्लाना पड़ा? आखिर गुस्सा क्यों आया आपको? जी, यस। हम लोग हर माह समीक्षा तो करते हैं, बीच बीच में साप्ताहिक एवं सेक्टोरल लेवल पे भी समीक्षा करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और सभी अधिकारियों कर्मचारियों से ये अपेक्षा रहती है कि शासन द्वारा जो भी योजनाएं प्रतिपादित की गई हैं उसका हम फील्ड पे पूरे मनोयोग से कार्यान्वित कर सकें। तो कभी कभी अधिकारियों से बात करते वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ जानकारी का अभाव है, तो कभी कभी कड़े शब्दों में हमें चर्चा करनी पड़ती है। फिर भी कभी भी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है कि हम लोग अत्यंत क्रोधित हो जाएं। सर, आप जिलाधिकारी भी रहे हैं, अब आप एक मंडल आयुक्त हैं। 4 जिलों की जो जिम्मेदारी है वो आप पर है। तो ऐसे में कहते हैं एक पिता चाहता है कि उसके जो अगर 4 बच्चे हैं तो चारों ही प्रगति करें, आगे बढ़ें। ऐसे में चारों जिलों को किस तरीके से संभालते हैं? चुनौतियों की बात करें तो किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं? सभी जिलाधिकारी प्रतिदिन हम आपस में हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरह से हमें आज के क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उनको किस तरह से निस्तारित करेंगे। सभी प्रत्येक दिवस में चर्चा करते हैं। ऐसा भी कोई भी जटिल बिंदु होता है तो लगातार हम लोग उसमें प्रयासरत रहते हैं। हर घंटे हर समय हम लोग ऑनलाइन रहते हैं कि कभी भी कोई भी बिंदु ऐसा हो जिसको हमें तुरंत एड्रेस करना है तो हम लोग तुरंत जो है उसको निस्तारण सुनिश्चित करते हैं। सर देखिए, अगर यूपी की बात करें तो आजकल बुलडोजर मॉडल जो है सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में ही तमाम राज्यों में बड़ा पॉपुलर हो गया है। सारे राज्य से लोग कहते हैं कि भाई बुलडोजर मॉडल जो है वो यहाँ पर भी होना चाहिए। बावजूद इसके एक ऐसा अधिकारी है जो कहता है कि पहले छत दो, उसके बाद बुलडोजर चलाने की बात करो। जरा इसको समझाइए सर। देखिए, बुलडोजर अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक है। कहीं कहीं जिन लोगों ने विभिन्न प्रकार के तकनीकी दांवपेच का उपयोग करके सरकारी भूमि पे अतिक्रमण कर लिया है तो उसको हम लोग बुलडोजर का प्रयोग करके ही हटाते हैं। और समाज के जो हमारा विपन्न वर्ग है, जिनके पास यह साधन नहीं है कि वे स्वयं अपना आवास निर्माण कर सके, तो उसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजनाओं में कवर करते हैं। लेकिन वे लोग जो किसी दुराग्रह पूर्वक सरकारी भूमि पे अतिक्रमण करते हैं उनके लिए जरूर बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है और किया भी जाना चाहिए। सर, अगर बरेली की बात करें तो एक दौर ऐसा भी था जब स्वास्थ्य सेवाएं जो थी वो बेहतर स्थिति में नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो वो भी जैसा हम अभी देख पा रहे हैं वैसा नहीं था। किस तरीके से इसको बेहतर किया गया? खासतौर से जब बरेली की बात करते हैं तो क्या कुछ काम है जो किए गए बरेली में? देखिए, बरेली में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 59 CHCs हैं, जिला अस्पताल भी है, 214 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और तमाम प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं, ताकि जितने भी हमारे समाज के वर्ग हैं जो जहाँ पे जैसी सुविधा प्राप्त करना चाहता है सबके लिए व्यवस्था है। और इसके अलावा CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड सैंपलिंग, तमाम प्रकार की सारी व्यवस्था सभी सरकारी अस्पतालों में है। सभी MOs को बताया गया, सभी मेडिकल ऑफिसर्स को बताया है कि अनुशासन बनाए रखें। कोई भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस, मतलब कोई भी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, या हम सब समीक्षा बैठकों में बताते रहते हैं। इसके बावजूद अगर आपकी जानकारी में कोई आता है तो आप जरूर हमें बताएं। हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सभी से फीडबैक प्राप्त करते हैं कि हम किससे इसको और
हम किस तरह से इसको और बेहतर बना सकते हैं। सर, केंद्र सरकार की जो आयुष्मान योजना में, और नवंबर 2025 तक के आंकड़ों की मैं बात कर रही हूँ, बरेली ने पूरे यूपी में टॉप किया है। 900 करोड़ रुपए के क्लेम में 90% जो भुगतान है सर, वो हो रहा है। अभी क्या स्थिति है, और आयुष्मान कार्ड धारकों को क्या ग्रामीण इलाकों में भी इसका फायदा जो है वो मिल रहा है? हम चाहेंगे हमारे जरा जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें जरा ये समझाएं। देखिए, जनपद बरेली में करीब 3 लाख प्लस ऑलरेडी बेनिफिशरीज हमने कवर कर लिए हैं, और 2,90,000 तक इसमें बेनिफिट ऑलरेडी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही इसमें एक अच्छी बात यह है कि करीब 5 लाख तक कैशलेस व्यवस्था परिवारों को प्राप्त होती है, जिससे उनके ऊपर जो वित्तीय भार है काफी कम हो गया है। इसके अलावा जो 70 वर्ष से अधिक के वृद्ध हैं, उनके लिए भी एक अतिरिक्त कार्ड हम लोग प्रदान कर रहे हैं। इसमें यह भी हम सुनिश्चित करते हैं कि जो भी हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हैं आयुष्मान योजना के अंतर्गत, वे क्या सही सेवा प्रदान कर रहे हैं कि नहीं। इसके लिए हमने सभी सीएमओस को भी बता रखा है कि आप औचक निरीक्षण करें या देखें कि क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो सेवा प्रदान की जा रही है और रिपोर्ट कुछ और किया जा रहा है, मतलब बिल बड़ा बन रहा है और जो समस्या है वो बहुत छोटी है। तो इस तरह से भी हम लोग औचक निरीक्षण करवाते हैं। क्वालिटी पे भी हमारी नजर है। किसी प्रकार की भी कोई प्रयास इस तरह का कि कोई फर्जी बिलिंग कर सके, उस पर भी हम लोग नजर रखते हैं। तो कुल मिला के प्रयास हमारा पूरा रहता है कि गुणवत्ता बनाए रखी जाए। सर, जितना मैंने आपके बारे में जाना है, पढ़ा है, आप ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, लोगों से सीधा संवाद करते हैं। क्या ऐसा कोई इंसिडेंट जो कोई फरियादी आपके पास आया हो अपनी कोई समस्या लेकर, लेकिन आप उसका समाधान ना कर पाए हो और उस बात का जो मलाल है वो आपके मन में रह गया हो? या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जब कोई आपके पास अपनी समस्या लेकर आया हो और प्रशासन ने प्रयास करके उस समस्या को दूर कर दिया हो और उसका आपको बड़ा सुकून मिला हो? ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें सर। ऐसा जो अनुभव है और जो आप बोल रहे हैं सुकून है, ऐसा हमें प्रतिदिन प्राप्त होता है। इसके लिए मैं जरूर ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जो भी मेरे पास फरियादी आते हैं, मैं उनको अपने पूरे मन से मदद प्रदान करने की कोशिश करता हूं, और जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे सीधे फोन पे बात करके यह चर्चा जरूर करता हूं कि किस तरह से इनकी समस्या का समाधान हो सके। कहीं कहीं ऐसी डिमांड भी होती है जो कि शायद नियमतः पूर्ण ना हो सके, लेकिन किसी भी नियम को तोड़ती भी नहीं है, तो भी हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे कार्यालयों में जो भी आए वो हमेशा संतुष्ट रहे। फिर भी कभी कभी हम खुद असंतुष्ट रहते हैं कि हम इस व्यक्ति की पूरी तरह से मदद नहीं कर पाए। फिर भी जहां जैसे अवसर मिलता है हम लोग जरूर पूरा प्रयास करते हैं। सर, सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अपनाई है, उसके बारे में अक्सर वो जिक्र भी करते रहते हैं। एक जिले को ही संभालना, भ्रष्टाचार मुक्त करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप 4-4 जिले संभालते हैं, कैसे हैंडल करते हैं सर? इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश एकदम स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई कृत्य प्रकाश में आता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाए। एंटी करप्शन यूनिट्स यहाँ पे भी हैं, और आप समय समय पर न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे कि कहाँ कहाँ पे इन यूनिट्स ने कार्रवाई करी है। इसके साथ ही हम लोग जरूर यह सुनिश्चित करते हैं कि औचक निरीक्षण होता रहे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की ऐसे कृत्य की शिकायत लेके आता है तो उसको गंभीरता से हम लोग विचार करते हैं, जांच करते हैं और कार्रवाई भी सुनिश्चित कराते हैं। सर, अगर बरेली की बात करें तो, या हम अन्य शहरों की भी बात करें, कोई ना कोई अप्रिय घटना जो है वो होती रहती है। खासतौर से अभी बरेली में जो जुमे की नमाज के वक्त जो घटना हुई थी, और ऐसे समय में प्रशासन जो है वो एकदम सवालिया जो निगाह होती है वो प्रशासन पर ही होती है खासतौर से, और जो उपद्रव कर रहे हैं और सियासतदान, सबके लिए ही जो एक बड़ा सवाल है वो खड़ा हो जाता है। तो ऐसे समय में किस तरह की चुनौतियां हैं जो आपके सामने आती हैं? जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या इसमें ज्यादातर
शरारती तत्वों द्वारा पहले जो मेरा अनुभव रहा है कि पहले सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद ही लोग सड़कों पे आते हैं, बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और फिर अपने धर्म के आधार पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो इस दिशा में पुलिस के द्वारा हमेशा सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाती रही है। जहां पे भी ऐसा प्रतीत होता है कि शरारती तत्व अनुशासन को खराब कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या पैदा कर सकते हैं जिससे आम जनजीवन खराब हो सकता है, तो उसके लिए एसपी साहब, डीआईजी साहब समय समय पर फोर्स को यथास्थान तैनात करते हैं। सर अगर बरेली की बात करें तो विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर इस समय काम चल रहा है। एक तो पीलीभीत रोड पर जो विशाल रेजिडेंशियल टाउनशिप है और दूसरा दिल्ली हाईवे के किनारे जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स। अब इस सवाल के सर 2 हिस्से हैं। पहला तो ये कि बरेली शहर का इससे क्या फायदा होगा, और दूसरा सर जो मुआवजे की बात है जिसको लेकर काम चल रहा है, सर उस पर कितनी सहमति बन गई है, और साथ ही साथ किसानों को क्या जो ये मुआवजा दिया जा रहा है उसे लेकर क्या किसान जो है वो खुश हैं? जो हमारी दिल्ली रोड पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रही है, इसको लेकर के पब्लिक में, खास करके उद्यमियों में काफ़ी उत्साह है। और यह तो अभी प्रथम चरण है, क्योंकि इतना उत्साह है, इसका द्वितीय चरण भी बीडीए द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। किसानों को पर्याप्त क्या उचित मुआवजा दिया जाता है जो कि तर्कसंगत है, और इस किसी भी प्रकार की ऐसी कोई किसानों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं आया कि उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है। और इससे शहर के विकास को वाकई गति मिलेगी। कई ऐसे हमारे उद्यमी जो कि पुराने शहर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आवासीय क्षेत्र है, वहाँ पे उनके कार्य से, पोल्यूशन की वजह से आम जनजीवन, आम व्यक्ति परेशान है। तो उन फैक्ट्रीज को हम इन इंडस्ट्रियल एरियाज में शिफ्ट कर पाएंगे। तो जरूर जो हम इस टाउनशिप को ला रहे हैं, इससे बरेली के विकास को जरूर गति मिलेगी। सर अगर किसानों की बात करें तो बरेली में खास तौर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। किसानों के हित की जो तमाम योजनाएं हैं उसकी वजह से बरेली जो है सर वो नंबर 1 बन रहा है। आपसे एक बार समझना चाहूंगी कि क्या इससे जो किसानों की आय है वो दुगनी हुई है क्या बरेली में? तमाम विभागों द्वारा किसानों के हित के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं और इससे जरूर किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। आप देखेंगे एमएसपी में भी इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है और जो कृषि विभाग द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, उत्पादन भी बढ़ा है। तो जब उत्पादन बढ़ा है, इसके साथ साथ किसानों की आय जरूर बढ़ी है। सर अगर गरीबी रेखा की बात की जाए तो इसको लेकर भी काम जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से किया जा रहा है। बरेली की अभी फिलहाल क्या स्थिति है? गरीबी उन्मूलन के लिए हम लोग जो हमारे समस्त विभागों द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, खास करके वे हमारे वृद्ध जो कि विपन्न हैं उनको पेंशन दी जाती है। विधवाओं के लिए पेंशन दी जा रही है और एनआरएलएम द्वारा तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्थापित किए गए हैं, वे भी गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे विपन्न वर्ग हैं उनके लिए हम लोग राशन की भी व्यवस्था करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सबको पूरा राशन प्रत्येक माह मिले। जितने भी कोई डुप्लीकेसी है राशन कार्ड में वो सब हट जाए और प्रधानमंत्री आवास भी प्रदान किए जाते हैं जो भी हमारे विपन्न वर्ग हैं। तो इस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम लोग मनोयोग से प्रयास करते हैं और उसमें सफलता भी पा रहे हैं। सर प्रति व्यक्ति आय पर यूपी में योगी सरकार का काफी जोर है। कोशिश है कि हर जिले में जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत तक पहुंच जाए। अब बात अगर बरेली की करते हैं तो बरेली मंडल में सर पिछले 4 साल से जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग दोगुनी हुई है। लेकिन बरेली मंडल के जिलों की बात करें तो बरेली में प्रति व्यक्ति आय लाख रुपए के पार हुई है।
तो जो सर बचे हुए जिले हैं बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर, अभी वो काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर सर क्या जो प्लानिंग है वो की जा रही है? क्या वहां पे हर व्यक्ति जो है वो लखपति कब तक बनेगा? इसको लेकर क्या कोई टाइमलाइन भी तय की जा रही है? जो अन्य 3 जनपद हैं ये क्योंकि कृषि आधारित हैं और जनपद बरेली में मुख्यतः कृषि आधारित तो है ही, लेकिन साथ में इसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, इसलिए जनपद बरेली में प्रति व्यक्ति आय अन्य 3 जनपदों से अधिक है। प्रयास यह है कि जो अन्य 3 जनपद हैं यहाँ कृषि आधारित होने के साथ साथ अन्य विधाओं में भी, अन्य दिशाओं में भी आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें जरूर हम लोग सफल होंगे। सर सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी की बात करें तो एक देश की है, एक प्रदेश की है और एक जिले की है। अब अगर मैं जिलों की बात करना चाहूं सर, तो बरेली मंडल की बात करें तो राज्य के जीडीपी में उसका योगदान यानी जिले की जीडीपी 1.25 गुना के करीब है। बरेली मंडल में पिछले 4 साल में 2025 तक 682 नए उद्योग भी लगे हैं। लेकिन बदायूं और पीलीभीत को लेकर क्या काम हो रहा है? और अगर ये चारों जिले उद्योग और जीडीपी के मामले में बढ़ जाएं तो क्या सर वो जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला सपना है सीएम योगी का, क्या उसे उस लक्ष्य को पाया जा सकता है? देखिए, अभी तक जो हमारे जितने भी नेशनल हाईवेज या रेलवे लाइन थी वो मेनली बरेली के थ्रू निकल रही थी और ज़्यादातर आवाजाही बरेली जनपद और शाहजहांपुर के थ्रू थी। अब सबसे बड़ी क्रांति जो आई है वो ये है कि गंगा एक्सप्रेसवे भी बन गया है और इससे वे जनपद जो कि मुख्य मेन लाइन में नहीं पड़ते थे, अब वे मेन लाइन में आ गए हैं। इससे मुख्यतः बदायूं जनपद को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही इसके बगल में इंडस्ट्रियल अथॉरिटी द्वारा भूमि भी क्रय की गई है, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। तो मेरा अनुमान है आने वाले समय में जो बदायूं और गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आने वाली है। साथ ही शामली से लेकर के गोरखपुर तक जो एक्सप्रेसवे बनने वाला है उससे जनपद पीलीभीत को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। वहां पे भी एक औद्योगिक क्रांति की संभावना है जो कि आने वाले 1-2 वर्ष में जरूर होगी। और शाहजहांपुर और बरेली ऑलरेडी एक्सप्रेसवे से तो कवर्ड है ही और एनएच भी यहां से निकलता है, तो आप देखेंगे कि अगले 1-2 वर्ष में बहुत अच्छा औद्योगिक विकास इस मंडल में होने वाला है। सर अगर नाथ नगरी बरेली की बात करें तो एक बड़ी पहचान है जरी जरदोजी को लेकर और लगभग 5 लाख लोग इस कारोबार से जुड़े हुए भी हैं। जब हम बरेली की बात करते हैं सालाना 300 करोड़ का कारोबार होता है, देश विदेश में एक्सपोर्ट भी होता है इसको लेकर। अब इस कारोबार में सर संभावना बहुत है, लेकिन 2009 की जब बात करें तो उस समय अमेरिका में जो मंदी आई थी तो इस कारोबार को एक बड़ा झटका भी लगा था। अब इसके रिवाइवल को लेकर सर क्या योजना बनाई जा रही है? बरेली की बात करें और ओडीओपी में तो है, लेकिन अभी जो हालात है उससे एक्सपोर्ट भी प्रभावित क्या हो रहा है, आपसे समझना चाहेंगे। जरी जरदोजी का कार्य यहाँ बरेली में पारंपरिक रूप से हमेशा से होता रहा है। इसकी डिमांड हमेशा से ही देश विदेश में रही है। जो हमारे जरी जरदोजी के कामगार हैं या विदेशी इंपोर्टर्स और यहाँ के एक्सपोर्टर्स के संपर्क में हमेशा रहे हैं। ऐसा कोई अभी तथ्य संज्ञान में नहीं आया है कि इसकी डिमांड घटी हो। यह जरूर हो सकता है कि विभिन्न टैरिफ की वजह से कुछ डिमांड से बेहतर बल्कि लागत, जो इंपोर्टर है उनके लिए लागत बढ़ गई हो। फिर भी जरी जरदोजी का काम जो यहाँ पे है वह अपने मूल रूप में बहुत अच्छे से चल रहा है। इसको विकास करने के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं और शीघ्र यह कार्यान्वित होगी। ठीक है भूपेंद्र जी, अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से गांवों की। कहते हैं कि शहर का विकास जो है वो गांव के रास्तों से ही होकर जाता है और अगर हम बरेली मंडल की बात करें तो लगभग 8000 जो गांव हैं वो इसमें आते हैं। ऐसे में हमने अपने इस प्रोग्राम में जो है तमाम जिला जो पंचायत से भी लोगों को बुलाकर रखा है, प्रधान यहाँ पर हैं। एक बार हम चाहेंगे कि गांव को लेकर जो रोड मैप है उसके विकास को लेकर वो जरा आप साझा करें लोगों के साथ।
देखिए, इस मंडल में करीब 4018 ग्राम पंचायतें हैं चारों जनपदों में, और विभिन्न योजनाओं से वे ग्राम संतृप्त हैं। और हमारे जो ग्राम प्रधान यहाँ पे आए हैं, आप हमारे ग्राम विकास के सबसे महत्वपूर्ण अंग हो। आपकी मदद के लिए ग्राम विकास अधिकारी तैनात है, जो कि आपके साथ हमेशा तत्परता से प्रयास करता है। यह देखता है कि हम किस तरह से सभी ग्रामवासियों को लाभान्वित कर सकें। विभिन्न योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में जो रिपोर्ट लगती है वह या तो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से लगती है या फिर लेखपाल के माध्यम से लगती है। तो आप ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग हो ग्राम विकास की दिशा में, और हमेशा प्रयास रहता है कि आपसे हम लोग सीधा फीडबैक प्राप्त करें, सीडीओ साहब के माध्यम से या फिर जो हमारे जिलाधिकारी उनके माध्यम से, और जो हमारी शासन की नीतियां बनती हैं वो आपके फीडबैक पे आधारित हो करके ही बनती हैं। तो इस दिशा में हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं और आप हमारे महत्वपूर्ण अंग हो। सर, अगर बरेली की बात करें तो कनेक्टिविटी को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। देश की राजधानी से भी लगभग 250 किलोमीटर दूर है, और बात करें अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो वहां से भी दूरी लगभग इतनी ही है। इंडस्ट्रियल हब बनाने को लेकर क्या काम चल रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर बरेली से जो सामान भेजने की प्रक्रिया है वो आसान भी है, तो उसको लेकर क्या कुछ काम हो रहा है? देखिए, बरेली की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि यहाँ से आप दिल्ली, लखनऊ, आगरा, जयपुर और किसी भी बड़े एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप देश में किसी भी कोने तक अपना औद्योगिक उत्पाद 2 दिन में पहुंचा सकते हो। तो इतनी अच्छी भौगोलिक स्थिति होने के साथ साथ अगर हम औद्योगिक पार्क का विकास करें और वहाँ पे सभी उद्यमियों को हम सुविधा प्रदान करें, तो इससे अच्छा कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती है। इस दिशा में हमने ऑलरेडी काफ़ी प्रयास किए हैं और उद्यमियों को वहाँ पे स्थापित किया है। गंगा एक्सप्रेसवे अभी संचालित हुआ, यहाँ पे यूपीडा द्वारा भूमि क्रय कर ली गई है, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। बीडीए द्वारा स्थापित ऑलरेडी हुआ है, इसके लिए भूमि क्रय कर ली गई है। यहाँ पे भी उद्यमियों ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। साथ ही हम लोग सभी उद्यमियों से समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, वे सब अपनी समस्याएं बताते हैं और उसका हम लोग ससमय समाधान करते हैं। सर, बरेली मंडल में जनगणना वाले सभी गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन इन गांवों में अन्नदाता किसान को महज एक बल्ब या पंखे से ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। सिंचाई करनी है और खेती के भी तमाम काम है। किसानों को कितनी देर बिजली दी जा रही है, खासतौर से जब हम दिन की बात करते हैं, और क्या कोई खास इंतजाम किया गया है या फिर कोई ऐसा अभियान भी चलाया जा रहा है किसानों को लेकर? देखिए, प्रयास तो रहता है कि 24 घंटे दी जाए, लेकिन लोकल फॉल्ट की वजह से कभी कभी समस्या आ जाती है। फिर भी शहरी क्षेत्र में हम लोग 20 घंटे से अधिक की बिजली दे पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी इसी के आसपास है। लोकल फॉल्ट की वजह से कभी कभी समस्या आती है, लेकिन विद्युत विभाग हमेशा तैनात रहता है कि कहीं पे भी कोई भी समस्या हो तो हम उसका समाधान करें। साथ ही किसानों से सीधा संपर्क किया जाता है। कहीं पे भी विद्युत विभाग संबंधी जो भी समस्या आती है, व्यक्तिगत आधार पे उसका हम लोग समाधान कराते हैं। सर, आपने सीएम योगी के साथ भी काफी काम किया है लंबे समय तक। कैसे टास्क मास्टर हैं सीएम योगी? माननीय मुख्यमंत्री जी एक हार्ड टास्क मास्टर है। उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। उनसे तीक्ष्ण बुद्धि वाला कोई भी प्रशासक मैंने आज तक नहीं देखा। जिस तरह से उनकी किसी भी योजना के बारे में, किसी भी विषय के बारे में समझ किसी एक सीएम की होती है, मैंने आज तक नहीं देखा। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत के साथ काम करने में जरूर अच्छा लगता है। ठीक है। सर, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है बरेली मंडल की जब हम बात करते हैं, और इस बात के लिए तारीफ भी करनी होगी कि साक्षरता दर के मामले में बरेली जो है यूपी के टॉप 10 जिलों में शामिल है। लेकिन अब जमाना भी बदल गया है और आप भी ये इस बात को समझ रहे हैं कि स्किल ट्रेनिंग जो है
वो भी बेहद जरूरी है। इसको लेकर सर क्या कुछ किया जा रहा है? लेकिन यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि बरेली और बदायूं जो है वो स्किल ट्रेनिंग में भी टॉप पर है। शाहजहांपुर और पीलीभीत की बात करें तो वो थोड़ा पीछे हैं। इसको लेकर क्या काम चल रहा है सर? देखिए, स्किल डेवलपमेंट में हर वर्ष जो भी लक्ष्य निर्धारित होता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो पात्र है उस ट्रेनिंग के लिए उसको ट्रेनिंग मिले और ट्रेनिंग के पश्चात वह सेवायोजित हो जाए। पिछले वर्ष भी यह लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त किया था। इस वर्ष लक्ष्य निर्धारण हो गया है। इस दिशा में संबंधित विभाग इस समय पात्र लाभार्थियों का चयन कर रहा है। शीघ्र ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सर एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल कि बीते कुछ सालों की जब हम बात करते हैं, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि किसी भी प्रदेश का अगर विकास करना है तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खूब काम हुआ है? हम बरेली की बात कर ले या तमाम अन्य जिलों की बात कर ले, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो। लॉ एंड ऑर्डर में जरूर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और सभी हमारे जितने यहाँ पे दर्शक हैं, आप सब इसको जरूर जो है विश्वास करोगे ही नहीं और हम सबको एक बार कंफर्म करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर में जो परिवर्तन हुआ है, जो इतना स्ट्रांग लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। और इससे जो हमारे आमजन में एक विश्वसनीयता बनी है वह काबिले तारीफ है। सर एक दौर था जब यूपी की पहचान बेमारू राज्य के तौर पर हुआ करती थी, माफियाओं के नाम से हुआ करती थी। क्या आपको लगता है कि अब वो जो छवि है यूपी की सिर्फ देश में नहीं, आज दुनिया में बदल चुकी है? दुनिया से लोग यहाँ आना चाहते हैं, यूपी देखना चाहते हैं, यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा? जो ये बीमारू राज्य का आपने टर्म यूज किया है, अब इसमें से ऊ तो हट गया है, उत्तर प्रदेश तो अब नहीं है, तो अब आप जो भी उसको कह दें, बीमारू शब्द में से यू हट गया है। उत्तर प्रदेश में जरूर जो पिछले 10 वर्षों में परिवर्तन आया है वह पूरे देश के लिए एक मॉडल है कि किस तरह से एक प्रदेश में सुधार किया जा सकता है और किया गया है। ठीक है सर, अब एक आखिरी सवाल आपसे कि एक अनुमान से बता दीजिए कि यूपी की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात लगातार चल रही है उसमें बरेली मंडल का कितना योगदान होने वाला है? इसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आंकड़े भी ले करके आया हूं। मैं एक बार आपको बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ के बता देता हूं। ये प्रदेश की जीडीपी में बरेली का, जनपद बरेली का योगदान 2.15% है, बदायूं का 1.08% है, पीलीभीत का 0.80% है और शाहजहांपुर का 1.15% है। मतलब उत्तर प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था 30,24,000 करोड़ की है, जिसमें से बरेली का योगदान 65,000 करोड़ रुपए है, बदायूं का 32,000 करोड़ रुपए है, पीलीभीत का 24,000 करोड़ और शाहजहांपुर का 34,000 करोड़ रुपए है। मतलब 30 लाख करोड़ में से बरेली मंडल का 1,56,000 करोड़ रुपए योगदान है और यह आने वाले वर्षों में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दिशा में बरेली मंडल में प्रयास चल रहे हैं, तो आप जरूर इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। पूरे प्रदेश का तो बढ़ेगा ही, वो बरेली का भी बढ़ेगा। साथ में जो बरेली मंडल का कंट्रीब्यूशन है वह पूरे प्रदेश के जीडीपी के अंश में और ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बरेली मंडल से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारी है वो देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।